रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 का मैथ चल रहा है और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस। हमने बेसिकली करना क्या है, हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो आपके यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास वाला रिकैप देता हूँ कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, उसकी फॉर्म पॉलिनोमियल बेसिकली किस फॉर्म में होता है। लास्ट टाइम हमने इस चीज को बड़ा डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल की जो हमारे पास किसी भी जनरल फॉर्म में अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें उसकी कोई भी एक जनरल पावर होगी ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू, और इसी तरीके से ये चीज कंटिन्यू रहेगी और एंड पे ये कहां तक जाएगी जहां पे आपका जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा और एंड पे कोई भी हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। आपका जो पॉलिनोमियल है वो कभी भी आपके फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका सम या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा। सिंपली हमने करना क्या है, हमने इन फैक्टर्स को देखना है। इन फैक्टर्स को देखते हुए कि इन फैक्टर्स के ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वो फॉर्मूला यूज करके जस्ट हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है। अगर आप को याद हो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन के दरमियान डिफरेंस भी देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं और उनको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंड करना बोलते हैं। और कोई भी चीज, कोई भी टर्म अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म है ऑलरेडी और उसको अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी। सिंपली इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, उसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है और उसको हम क्या करेंगे, सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे और हमारा क्वेश्चन वहां तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से आप देखें तो इस पे हमारे पास यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस थर्ड फॉर्मूले की राइट फॉर्म है, ठीक है। तो हमने इस राइट फॉर्म से इसको इसकी लेफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो देखिए हमारे पास x प्लस वाई माइनस टू सी। याद रखें जब भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला की बात करेंगे तो उसमें जहां पे भी आपकी नेगेटिव वाली टर्म होगी उस नेगेटिव टर्म को आप रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पहला फैक्टर है नेगेटिव वाला, इसको तो मैं रीअरेंज नहीं कर सकता, इसको मैंने एज इट इज रखा है। अब जो हमारे पास ऑलरेडी सारी टर्म्स पॉजिटिव सिंबल के साथ हैं उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म में x प्लस वाई था तो यहाँ को इसको सेकंड टर्म को रीअरेंज करके x प्लस वाई को मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया है और प्लस टू सी को मैं एंड पे लेके गया हूं। अब ये रीअरेंज करने का मकसद क्या था और इस रीअरेंज करने का फायदा हमें क्या हुआ, जब हमने टर्म्स को रीअरेंज किया तो यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे टू सी, और अगले फैक्टर को अगर आप देखते हैं तो x प्लस वाई और टू सी, आपके ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसकी जो राइट फॉर्म है वो बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा और b की जगह हमारे पास टू सी आ जाएगा। अगेन a की जगह x प्लस वाई आ जाएगा और b की जगह हमारे पास टू सी आ जाएगा। तो रीअरेंज करने से हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी की जो राइट साइड की फॉर्म है वो बन गई है। इसको हम सिंपली क्लोज करके लेफ्ट साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह मैंने लिख लिया एक्स प्लस वाई क्योंकि यहाँ पे एक एक्स प्लस वाई बेसिकली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी की जगह यहाँ पे टू सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो क्लोज हो गया लेकिन यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने पॉलिनोमियल का आपको बताया कि हमने क्वेश्चन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमेशा पॉलिनोमियल आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला क्लोज करने के बाद कंप्लीट हमारा क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं गया। इससे आगे मैं फर्दर अगर देखता हूं तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी ओपन हो सकता है। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी है यहाँ पे
ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई आ जाएगा, इसके अलावा और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ए की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह वाई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2xy माइनस इस टर्म को अगर आप देखते हैं तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और c का स्क्वायर हमारे पास c का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है शो द एक्सप्रेशन this x square plus 4y minus z square plus 4xy as the difference of two square। अब देखें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन में वो रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपने टू द पॉइंट जो है वो सोल्यूशन करना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन में उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया और उसने ये कहा है कि इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है जी, एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आपने इस एक्सप्रेशन के बेसिकली दो स्क्वायर्स बनाने हैं और उन स्क्वायर्स के दरमियान क्या करना है, आपने डिफरेंस करना है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि दो टर्म्स का स्क्वायर है और वो दो स्क्वायर्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट केयरफुल पढ़ें, अगेन मैं पढ़ रहा हूं, एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब यह होता है हमेशा माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी दो टर्म्स आनी चाहिए जिनका स्क्वायर है और वो दो टर्म्स आपस में क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। अब ये एक्सप्रेशन मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। अब अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला की फॉर्म बन रही है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करता हूं। शो दैट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्वेश्चन में रिक्वायर क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, ठीक है। सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपने किस फॉर्म में लिखना है, एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, कि ये एक्सप्रेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए कि हमारे पास दो स्क्वायर्स आ जाएं और उन दो स्क्वायर्स के दरमियान क्या हो, माइनस हो। यहाँ पे अगेन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स का मतलब क्या कि इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास दो स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएं और वो दो स्क्वायर वाली टर्म्स क्या हो रही हो, डिफरेंस का मतलब कि उन दो स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान क्या हो, माइनस हो। सो सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन जो है मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला की फॉर्म बन रही है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं अगर इस जी स्क्वायर को थोड़ा सा इग्नोर करता हूं, इन तीन टर्म्स को देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 4xy, तो ये वाली चीज जो है ये हमारे पास एक फॉर्मूला की फॉर्म बन रही है क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है। 4y को भी हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4xy भी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म क्लोज हो सकती है। तो फॉर्मूले की फॉर्म क्लोज करने से पहले हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं हम। सो हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले आ गया, 4y स्क्वायर बाद में आ गया। अब ये जो 4xy है इसको मैं पहले लिख लेता हूं प्लस 4xy और माइनस जी स्क्वायर को मैं एंड पे लेके जाऊंगा। अब इस स्टेप तक मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ रीअरेंजिंग की है, यानी टर्म्स को रीअरेंज किया है। x और y वाली टर्म्स को एक साथ लिखा है और ये जो माइनस जी था, माइनस जी स्क्वायर था, इसको मैं एंड पे लेके गया हूं, माइनस जी स्क्वायर एंड पे चला गया। अब अगर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जी स्क्वायर, ये वाली जो चीज है ये आपका फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। कैसे, x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, आप 4y को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2 के बाद फॉर्मूले में क्या होता है a और b
2 के बाद a की जगह x आ जाएगा, क्योंकि x के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, तो पहली टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो a की वैल्यू होती है, और जो दूसरी टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो b की वैल्यू होती है। सो प्लस 2a, a की जगह x हो गया और b की जगह हमारे पास 2y हो गया, और आखिरी वाली टर्म हमारी एज इट इज रही। अब अगर हम एज अ होल इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला की जो वो फॉर्म है वो ऑलरेडी बन चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्लोज कर देना है, जिसमें a की जगह हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह आपने 2y रिप्लेस कर देना है। सो फॉर्मूला हमारा पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे a की जगह x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, 2y का होल स्क्वायर माइनस एंड वाली जो टर्म है वो आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी माइनस जी स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी थर्ड आइडेंटिटी भी लग सकती है, लेकिन इसके बाद मैंने अगला स्टेप ये वाली आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी क्यों यूज नहीं की, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि आपने इस एक्सप्रेशन को दो स्क्वेयर्स की फॉर्म और वो दो स्क्वेयर्स की फॉर्म के दरमियान डिफरेंस आपने फाइंड करना था, उस फॉर्म में आपने लिखना था। सो हमारे पास इस आंसर को आप देखते हैं तो हमारे पास एक x प्लस 2y का होल स्क्वायर और दूसरा z का स्क्वायर है, दो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और वो दो स्क्वायर वाली टर्म्स क्या हो रही है, आपस में माइनस हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है कि दो स्क्वायर वाली टर्म्स और दरमियान में हमारे पास माइनस आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में रीड करता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। फाइंड द मिसिंग फैक्टर ऑफ 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दे दिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर उसने दे दिया है और एक फैक्टर जो है वो मिसिंग है, वो फैक्टर हमने फाइंड करना है। क्योंकि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली जो एक तरीका यूज करते हैं मिड टर्म ब्रेक है। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करता हूं कि हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो उसकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो आप कैसे करेंगे। सो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अब यही वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मैं यहाँ पे लिखता हूं। हमारे पास क्या है जी, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अब इसके स्टेप जो है वो बड़े गौर से आपने देखने हैं कि मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमने करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास तीन टर्म्स होंगी, एक स्क्वायर वाली टर्म होगी और उसके साथ कोई भी एक कोफिशिएंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर 1 होगी और उसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा, और एंड पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कोई एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। सो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने हमेशा करना है वो आपने क्या करना है जी, जो भी आपका कांस्टेंट है, जो भी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या कि वो वाली टर्म जिसके साथ हमारे पास वेरिएबल नहीं है। सो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आपने स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। पहला काम आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं, हमारे पास है 27 कांस्टेंट और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। सो 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54। ये हमारा मिड टर्म ब्रेक करने के दौरान पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है कि जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे आपने कांस्टेंट को स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ गया 54। अब ये जो नंबर आएगा इस नंबर के आपने बनाने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे, आपके सामने हमारे पास 54 आ गया, इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूं। 54 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद 27 के ऊपर 3 का टेबल जाता है। सो 3 का टेबल में पढ़ूंगा तो 3 9s are 27। अब अगेन 9 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये 54 के क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स को वन बाय वन आपने देखना है
कि हमारे पास इन फैक्टर्स को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं ताकि हमें ये दरमियान वाली टर्म बने। यानी दरमियान वाली टर्म बनने का मतलब कि इन फैक्टर्स में से कोई एक पेयर हमें चाहिए कि उस पेयर को हम प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली टर्म हमारी बन जाए। सो वो पेयर ढूंढने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऊपर वाला जो फैक्टर है, सबसे पहले वाला फैक्टर है, इसको आप अकेला रखें। यहाँ पे 2 है, 2 को मैंने सेपरेट रखा और बाकी जितने के जितने फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। बाकी मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं और तीनों हमारे पास 3 3 और 3 हैं। जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 3 3 are 9, 9 3 are 27। सो मेरे पास बाकी तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 27। अब ये जो दो फैक्टर्स आपको मिले, एक 2 मैंने अकेला रखा था, दूसरा 27 बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब इस पेयर को आपने चेक करना है पहले प्लस करके और फिर माइनस करके कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं 27 में 2 ऐड करता हूं तो 29 आएगा, मुझे तो 3 चाहिए। अगर मैं 27 में से 2 माइनस करता हूं 25 आएगा, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर मेरे काम का नहीं है, ये वाला मेरा पेयर जो है मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे वो वाला पेयर चाहिए जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे ये दरमियान में जो 3 है वो मिल जाए। ठीक है, अब जब एक चीज को, पहले नंबर को, पहले फैक्टर को सेपरेट करके हमारा फैक्टर नहीं मिला, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर से दो फैक्टर्स को कंबाइन कर लें। ठीक है, तो आप जब दो फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और बाकी जो फैक्टर्स हैं आपस में उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। बाकी दो ही फैक्टर्स बचे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो अब अगर मैं देखता हूं 9 और 6, मुझे एक पेयर मिल गया है 6 और 9। अब 6 और 9 को मैं प्लस करता हूं तो 15 मिलेगा, मुझे 3 चाहिए। लेकिन अगर 3 और 6 अगर मैं 9 और 6 को माइनस करता हूं तो मुझे 3 मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यही वाला पेयर है जो मुझे रिक्वायर्ड था, जो मुझे जरूरत था कि अगर मुझे ऐसा पेयर चाहिए था कि उस पेयर को मैं प्लस या माइनस करूं तो ये दरमियान वाली टर्म मिले। सो अगर मैं 9 और 6 को माइनस करूंगा तो ये दरमियान वाली टर्म यानी 3 मुझे मिल जाएगा। अब मसला अक्सर जो है यहाँ पे बच्चों को ये आता है कि हमें पेयर्स तो मिल गए कि हमारे कौन से पेयर्स हैं, लेकिन मसला बच्चों को ये आता है कि हम इन पेयर्स के साथ सिंबल कौन सा लिखेंगे। सो इसके लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस फैक्टर के साथ कौन सा सिंबल आएगा। सो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 4 केसेस हैं। एक केस तो ये है, पहले मैं दो केसेस का जिक्र करता हूं कि अगर आपका फैक्टर जो है वो प्लस करके आ रहा है, यानी आपका जो रिक्वायर्ड दरमियान वाला फैक्टर है वो आपके पेयर को प्लस करके आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये चीज समझाने के लिए मैं आपको पहले वैसे लिखता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं यहाँ पे अगर 15 होता, देखें अगर हमने यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 9 और 6 हैं, तो अगर यहाँ पे लेट्स से 15 होता तो मैं 9 और 6 को प्लस करता तो यहाँ पे फैक्टर मेरा 15 कंप्लीट होना था। ऐसे ही है, तो अगर आपका फैक्टर प्लस करके आ रहा है और यहाँ पे सिंबल जो भी है, लेट्स से मैं कहता हूं अगर यहाँ पे सिंबल प्लस का है और आपका फैक्टर ऐड करके आ रहा है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या सिंबल चाहिए, कौन सा सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है आपको प्लस चाहिए, तो यानी आपने फैक्टर्स को ऐड किया तो आपका फैक्टर मिला, आपको रिक्वायरमेंट भी प्लस की है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट भी प्लस की है तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर के साथ भी प्लस लिखेंगे और स्मॉलर फैक्टर के साथ भी प्लस लिखेंगे। अब ग्रेटर और स्मॉलर फैक्टर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा ग्रेटर फैक्टर 9 है और स्मॉलर फैक्टर यहाँ पे मेरा 6 है। तो जब भी आप पेयर को ऐड कर रहे हैं तो आपको फैक्टर मिल रहा है, तो उस केस में या तो बोथ नंबर्स के साथ प्लस आएगा या बोथ नंबर्स के साथ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर बोथ फैक्टर्स के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। या अगर यहाँ पे माइनस है, लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ पे अगर -15 होता तो फिर आपने क्या करना था, देखें हमारा फैक्टर क्या है 9 और 6 प्लस होके 15 आ रहा है, यानी हमारा फैक्टर प्लस होके आ रहा है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर प्लस की जगह माइनस है, लेट्स से अगर मैं कहता हूं यहाँ पे -15 है, तो इस केस में आपने क्या करना है जी, ग्रेटर के साथ भी माइनस लिखना है और स्मॉलर के साथ भी माइनस लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये चीज थी कि हम अपने पेयर को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायर्ड पेयर बन रहा है, तो उस केस में या बोथ नंबर्स के साथ प्लस होगा के साथ
माइनस होगा। सो अगर यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट प्लस है, सिंपली मैं इसको जरा कंक्लूड करता हूं, अगर आपका फैक्टर, आपका जो फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर है यानी दरमियान वाला ये जो नंबर है, ये अगर इस पेयर को प्लस करके ये दरमियान वाला बन रहा है और यहाँ पे प्लस है, तो आप बोथ के साथ क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। और अगर ये फैक्टर आपका प्लस होकर के आ रहा है और यहाँ पे आपको अगर प्लस की बजाय माइनस चाहिए, तो फिर आप बोथ नंबर्स के साथ क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। इससे जो डिफरेंट केस है, जो अभी हमारा केस है, हम क्या कर रहे हैं जी, हम 9 और 6 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर आ रहा है विच इज एक्चुअली 3। सो अगर हमारे पास यहाँ पे -3 है, देखें हम 9 और 6 को माइनस करेंगे तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर आएगा। ऐसे ही है, हमने 9 और 6 को माइनस किया तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें क्या है, माइनस की है। हमने किया क्या, हम पेयर को माइनस करें तो हमारा जो फैक्टर है वो बन रहा है 3। 9 और 6 को हम माइनस करें तो हमारा फैक्टर 3 बन रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो जब आपका माइनस का केस आएगा तो उस केस में आपने क्या करना है, ग्रेटर के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ प्लस। अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपका पेयर माइनस हो रहा है और आपको दरमियान वाला फैक्टर मिल रहा है, तो उस केस में हमारे पास दो चीजें होंगी। माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो आप ग्रेटर के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। सेकंड केस क्या है कि हमने फैक्टर को माइनस किया, हमने पेयर को माइनस किया तो हमारा फैक्टर मिला। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस की जगह अगर प्लस है, हमने फैक्टर को माइनस किया लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव की है, रिक्वायरमेंट हमारी पॉजिटिव की है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ग्रेटर के साथ प्लस आएगा और स्मॉलर के साथ क्या होगा, माइनस होगा। सो फाइनली ये चार जो चीजें हमारे पास, चार केस बन रहे हैं। दो अगर आपका पेयर प्लस करके आंसर आ रहा है और दो केसेस हमारे पास अगर आपका पेयर माइनस करके आ रहा है। तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में भी यहाँ पे लिखता हूं। सो हमारे पास जी ये चार केसेस आपके सामने आ जाएंगे, देन हम इसकी मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं। सो सिंपली थोड़ा सा एक मैं इसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपके माइंड में रहे। अगर आपका फैक्टर प्लस करके आ रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, प्लस है। रिक्वायरमेंट का मतलब कि दरमियान में आपको सिंबल कौन सा चाहिए, तो उस केस में आपने ग्रेटर फैक्टर के साथ भी प्लस लिखना है और स्मॉलर फैक्टर के साथ भी प्लस लिखना है। ठीक है। सेकंड केस, अगर आपका फैक्टर क्या बन रहा है, पेयर्स को प्लस करके बन रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट माइनस है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट माइनस होने का मतलब क्या है कि आपको दरमियान वाली टर्म में माइनस अगर चाहिए तो ग्रेटर के साथ भी माइनस और स्मॉलर के साथ भी माइनस आएगा। उसके बाद आगे दो केसेस है माइनस के। आपका फैक्टर अगर पेयर्स को माइनस करके आ रहा है और आपको यहाँ पे अगर प्लस चाहिए तो आपका यानी आपकी रिक्वायरमेंट प्लस किया है तो ग्रेटर के साथ प्लस और स्मॉलर के साथ आप माइनस लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपका फैक्टर, आखिरी केस है हमारे पास, अगर आपका फैक्टर आपका पेयर जो है वो माइनस करके फैक्टर आ रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट भी माइनस है, जैसा कि अभी हमारा केस है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी अगर माइनस की है तो आप ग्रेटर के साथ माइनस लिखेंगे और स्मॉलर के साथ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है जी। सो मैंने कोशिश की है कि पहले आपको डिटेल के साथ मिड टर्म ब्रेक के जो स्टेप्स हैं वो बताऊं। अब हम अगेन अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2y² - 3y - 27। ठीक है जी। अब हमारे पास देखें, सबसे पहले हमने करना क्या है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। सो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप अगेन मैंने आपको बताया, हमारे पास जो कांस्टेंट है 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 54 आया। 54 के सारे फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने के बाद पहले दो फैक्टर्स को कंबाइन किया और एंड वाले दो फैक्टर्स को कंबाइन किया। पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। एंड वाले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। अब इन दो फैक्टर्स को यानी 6 और 9 को यानी इस पेयर को अगर हम माइनस करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा, यानी 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरी माइनस की है। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आप तो यहाँ पे हमें -3 चाहिए। तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा जी, हम फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हम फैक्टर्स माइनस कर रहे हैं तो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट नेगेटिव है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि दरमियान में हमें कौन सा साइन चाहिए, कौन सा सिंबल चाहिए, तो रिक्वायरमेंट हमारी नेगेटिव है। तो इस केस में ग्रेटर के साथ नेगेटिव और स्मॉलर के साथ पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर 9 के साथ नेगेटिव आएगा और 6 के साथ आपका पॉजिटिव आएगा। सो
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है, तो जो मिसिंग फैक्टर है उसको मैं x कह देता हूं कि हमने एक्चुअली x फाइंड करना है। तो हमारे पास अगेन सबसे पहले स्टेप में ये वाली चीज एज इट इज आ गई और यहाँ पे जो मिसिंग फैक्टर है उसको मैंने x लिख लिया। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक, अभी जैसे मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है कि 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बना के, तो हम इस -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -9 और +6 और -27 एज इट इज रहेगा, और ये वाली चीज भी आपकी एज इट इज रहेगी। अब जब भी आपकी मिड टर्म ब्रेक होगी, यानी मिड वाली टर्म को आपने ब्रेक कर लिया, आपके पास 4 टर्म्स आ गई। जब भी 4 टर्म्स आएंगी तो आपने पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। सो अगर हम पहली 2 टर्म में से देखते हैं तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट को देखते हैं कि उसमें से कॉमन आ सकता है कि नहीं। तो कोफिशिएंट्स में पहली 2 टर्म्स में 2 और 9, 2 और 9 में कोई कॉमन आप नहीं ले सकते क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल में देखता हूं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो y और y स्क्वायर में से आप y को कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने y को कॉमन लिया, 2 एज इट इज, y स्क्वायर यहाँ पे 2 y है, एक y कॉमन आ गया, एक y बचेगा, माइनस y तो कॉमन चला गया और 9 एज इट इज। अब इन 2 टर्म्स में देखें, अगेन आपके पास कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो बोथ टर्म्स में है, इसका मतलब है कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन 6 और 27 में मैं देखता हूं तो 6 भी 3 के टेबल में जाता है और 27 भी 3 के टेबल में जाता है, तो इसका मतलब यह है कि 3 को मैं कॉमन ले सकता हूं। सो इन 2 टर्म्स में मैंने 3 को कॉमन लिया, 6 में से 3 कॉमन गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, y एज इट इज माइनस एज इट इज, और 27 में से 3 कॉमन गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, वो 9 यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब अगर आप आगे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो टर्म्स है वो मुझे सेम नजर आ रही हैं। सो मिड टर्म ब्रेक में हमेशा जो 2 सेम टर्म्स होती हैं उनको आपने 2 दफा नहीं लिखना बल्कि एक ही दफा लिखना है। सो 2y माइनस 9 जो कि सेम है हमारे पास 2 दफा, उसको हमने एक दफा लिख लिया। उसके बाद बाकी जो टर्म्स बची वो हम लिखेंगे। बाकी टर्म हमारे पास यहाँ पे y बची और +3 बचा, ठीक है। तो 2y माइनस 9 को एक दफा लिखने के बाद y प्लस 3 था, इसको एज इट इज लिखा। आपकी जो राइट साइड है वो थ्रू आउट एज इट इज चली आ रही है, लेकिन हमारी टेंशन क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x, जो कि मिसिंग फैक्टर था, उस मिसिंग फैक्टर को हमने x कहा था। तो ये x फाइंड करने के लिए y प्लस 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये जो y प्लस 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, y प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा। सो y प्लस 3 और y प्लस 3 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2y माइनस 9, जो कि हमारा मिसिंग फैक्टर था, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे पास यहाँ पे पूरी हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। पार्ट बी में भी हमारे पास वही चीज है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर भी हमें गिवन है और दूसरा मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है। अगेन मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, और मिड टर्म ब्रेक के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आप क्या करते हैं, आपके पास जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को आप स्क्वायर रियल टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला जो कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे वो 9 है। 9 को अगर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे 5 है, तो 9 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो 45 के बाद हमारे पास मिड टर्म ब्रेक में जो सेकंड स्टेप होता है, कांस्टेंट को कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है, हमारे पास 45 आया है। इस 45 के हमने क्या करना है जी, फैक्टर्स बनाने हैं। 45 के ऊपर आपको पता है 3 का टेबल जाता है, तो 3 का टेबल जब 45 के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अगेन 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और 5 को 5 के से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब हमारे पास ये जो फैक्टर्स बन गए 3, 3 और 5, मैंने आपको बताया था कि इनको आप अरेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने ये जो ऊपर वाला पहला फैक्टर है इसको आपने अकेला रखना है, ठीक है जी। ऊपर वाला फैक्टर हमारा 3 है, 3 को हम सेपरेट रखते हैं और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 सेपरेट आ गया। उसके बाद बाकी 2 फैक्टर्स 3 और 5 बचे हैं, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है जी। एक नंबर हमें मिल गया 3 और दूसरा नंबर हमें मिला 15, यानी 3 और 15 मुझे एक पेयर मिल गया। अब इस पेयर में से हम देखते हैं कि इस पेयर को हम प्लस या माइनस करें तो हमारा फैक्टर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
यानी हमारी जो दरमियान वाली टर्म है यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की विच इज 12, तो हम देखते हैं कि इसको प्लस या माइनस करके हमारा फैक्टर बनता है कि नहीं बनता, हमें नंबर मिलता है कि नहीं। तो अगर 15 में प्लस 3 करेंगे तो 18 आएगा, तो हमारे पास प्लस करने के केस में तो हमें 12 नहीं मिल रहा, लेकिन अगर 15 और 3 को हम माइनस करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड फैक्टर हमें मिल जाएगा। सो हमारा जो लास्ट है मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, उनमें से जो नेगेटिव वाला केस है वो है कि हमारा जो फैक्टर है देखें 15 और 3 को हमने माइनस किया तो हमारा 12 आ रहा है, यानी हमने फैक्टर को माइनस किया, हमें फैक्टर मिल रहा है। अब यहाँ पे फैक्टर के साथ हमारे पास क्या है, प्लस है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो प्लस की है। हमने फैक्टर को माइनस किया, हमारा फैक्टर मिला, रिक्वायरमेंट हमारी प्लस की है। तो माइनस के केस में अगर रिक्वायरमेंट प्लस हो तो ग्रेटर के साथ आप प्लस लिखते हैं और स्मॉलर के साथ आप माइनस लिखते हैं। तो ग्रेटर फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो 15 के साथ हम प्लस लिखेंगे। स्मॉलर फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। सो वही काम मैंने यहाँ पे किया, 5x² प्लस 12x माइनस 9, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक किया तो हमारे पास जो फैक्टर्स 15 और 3 थे, 15x और 3x आ गया, क्योंकि हमारा माइनस के केस है और यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस आ गया, और ये वाला -9 एज इट इज। और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि जो मिसिंग फैक्टर है उसको हमने x कहा था, क्योंकि अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी x की फॉर्म में है, तो हम बजाय x के हम क्या कहते हैं कि जो मिसिंग फैक्टर है उसको हम y कह देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और राइट साइड जो मिसिंग फैक्टर है उसको हमने y कह दिया, और x+3 क्योंकि यहाँ पे गिवन था वो एज इट इज, और x+3 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब अगर हम देखते हैं इन दो पहली टर्म्स में हम देखते हैं तो हमारे पास एक 5 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि पहला कोफिशिएंट 5 है, दूसरा कोफिशिएंट 15 है, तो 5 और 15 बोथ 5 के टेबल में जाते हैं, इसका मतलब है 5 कॉमन ले सकते हैं। पहले दो टर्म में एक में x² है, एक में x है, तो उसमें से भी x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 5 भी कॉमन चला गया, x² में से एक x कॉमन चला गया और एक x बच गया, ठीक है। प्लस 15 में से 5 कॉमन गया तो हमारे पास 3 बचेगा, x तो कॉमन चला गया। अब अगली दो टर्म्स में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास है -3x -9, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन मैं 3 और 9 को देखता हूं तो हमारे पास सेम टेबल में है, इसका मतलब है 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो -3 को जब भी आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाद जितनी भी टर्म्स होंगे उनके सिंबल्स चेंज होंगे, तो हमारे पास -3 कॉमन आया, यहाँ पे इसके साथ माइनस था वो प्लस हो गया, इस 9 के साथ भी माइनस था वो हमारे पास प्लस हो गया, लेकिन 9 में से 3 कॉमन गया तो हमारे पास 3 बचेगा। तो अब हमारे पास x+3 और x+3 हमारी सेम टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को हम एक दफा लिख लेंगे। बाकी हमारे पास 5x और -3 एक्स्ट्रा बचा, वो हम 5x -3 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो राइट साइड आपकी थ्रू आउट एज इट इज रहेगी। याद रखें मिड टर्म ब्रेक करने के दौरान ये जो दरमियान वाली टर्म्स हैं ये हमेशा सेम आएंगी, अगर आपकी सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस स्टेप में पहुंचने के बाद हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि y हमने लेट किया था जो कि मिसिंग फैक्टर है। सो हमारे पास यहाँ पे x+3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये x+3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो x+3 और x+3 कैंसिल होके हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर है जो कि हम जिसको हमने y कहा था वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x -3, जो कि रिक्वायरमेंट हमारी इस क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट बी में थी। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हमने क्वेश्चंस में क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इनके हमने बेसिकली फैक्टर्स बनाने हैं। सो अगेन इन क्वेश्चंस में मोस्टली आपके a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a² - b² ये तीन फार्मूलाज यूज हो रहे होंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही जो फार्मूलाज ये तीन मैक्सिमम इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो आपको बता दिए हैं, लिख दिए हैं, इनको आप तैयार करेंगे, ग्रिप होगी तो इजिली आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4m की पावर 4 है। हमने करना क्या है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, आप फैक्टर बनाने के लिए आपने सबसे पहली चीज जो अपने माइंड में रखनी है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने देखना है कि कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनका स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास दो टर्म्स हैं और इन बोथ टर्म्स का ही स्क्वायर बन रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जिन टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है उन टर्म्स का हम क्या करें, स्क्वायर बना लें। तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 है, तो पहला हम काम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बनाने के लिए x² का स्क्वायर लिख लेंगे,
प्लस आगे हमारे पास 4m की पावर 4 है, तो अगेन 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और m की पावर 4 है तो m की पावर 4 का भी स्क्वायर बनाने के लिए m की पावर 2 लिख लेंगे, यानी 2m स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर हो गया, और m की पावर 4 की जगह हमने क्या लिख लिया, m स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वायर तो बन गए। अब इसके बाद अगर हम अपना माइंड फार्मूले की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ऐसे ही है। तो हमने एग्जैक्टली करना क्या है, हमने फार्मूले की फॉर्म बनानी है और फार्मूले को क्लोज करना है। तो दो टर्म्स जिनके ऊपर स्क्वायर है वो तो आ गए। अब जो फार्मूले में जो मिसिंग टर्म है, क्योंकि हमने मस्ट फार्मूला बना के उसको क्लोज करना है, तो जो चीज हमारे पास यहाँ पे मिसिंग होगी वो हम मुझसे ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए यहाँ पे जिस टर्म का स्क्वायर है उस स्क्वायर के अंदर जो टर्म होगी वो हमारे पास ए है, तो यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर है, और दूसरा जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, b है, तो यानी यहाँ पे b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर। तो अगेन फार्मूले की तरफ आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, और b हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, तो प्लस 2a की जगह एक्स स्क्वायर, और b की जगह क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड वैल्यू है जिसका स्क्वायर है। अगेन इस फॉर्मूले में आप a की वैल्यू वो रखेंगे जो कि पहली वाली टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो पहली टर्म हमारे पास ये है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर जो टर्म होगी वो a की जगह आ जाएगी, और दूसरी टर्म हमारे पास ये है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसके अंदर जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। सो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, प्लस 2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर को खुद से ऐड किया है। तो याद रखें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में आप कोई भी चीज खुद से ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी खुद ऐड करेंगे चीज, उसी चीज को आपने फौरन सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने 2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखता हूं तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। a की जगह इसमें x स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास क्या है, 2m स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास x स्क्वायर आ गया और b की जगह हमारे पास क्या आ गया जी, 2m स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी यहां तक हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद वाली जो टर्म है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। उसके बाद वाली टर्म है हमारे पास 2 2 आर 4 और x स्क्वायर और m स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन में एग्जैक्टली आपकी जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी हमारी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आई, यहाँ पे माइनस आपको नजर आ रहा है। तो अब अगर आप हम थोड़ा सा और से देखते हैं तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म तो होल स्क्वायर में है, लेकिन अगली वाली जो टर्म है माइनस के बाद उसका भी हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, m के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, और 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हमारे पास 2xm और होल पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। अब अगर इस चीज को ओवरऑल आप देखते हैं तो आपका माइंड जाएगा थर्ड फॉर्मूले की तरफ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2xm। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, प्लस b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2mx इंटू a प्लस b इंटू a माइनस बी होता है ना, तो a की जगह हमारे पास अगेन x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ये आ गया a की जगह x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2xm और 2xm। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि आपने अपने क्वेश्चन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी करने के दौरान आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जिन भी टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है आपने उन टर्म्स का स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के बाद उन दो टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूले की फॉर्म कंप्लीट करके फॉर्मूला क्लोज कर देना है और आपका क्वेश्चन
हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो m की पावर 4 हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूं तो तीनों टर्म का होल स्क्वायर बन सकता है। m की पावर 4 को भी m का स्क्वायर लिख सकते हैं, m स्क्वायर को भी m का स्क्वायर ऑलरेडी है, और 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो याद रखें जहां पे भी हमारे पास दो से ज्यादा टर्म का स्क्वायर बन रहा है तो वहां पे यू हैव टू सिलेक्ट टू टर्म्स जिनका आपने स्क्वायर क्लोज करना है या स्क्वायर बनाना है। तो याद रखें अगर यहाँ पे अगर आप m वाली टर्म एक रखते हैं तो दूसरी m वाली टर्म आप नहीं रखेंगे, और दूसरी आप m के अलावा वाली कोई टर्म है उसका आपने स्क्वायर बनाना है। सो यहाँ पे एक में m की पावर यानी 4 जो ग्रेटर पावर है वो रख लें, m की पावर 4 है, एक इसका हम फॉर्मूला एक इसका हम होल स्क्वायर बनाते हैं m की पावर 4 का। तो m की पावर 4 का जब हमने स्क्वायर बनाया तो m की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी। दूसरा एक जब आपने m की पावर 4 को उसका स्क्वायर बना लिया तो दूसरी m वाली टर्म आपने कंसीडर नहीं करनी, दूसरी टर्म आपने जो m के अलावा वाली टर्म होगी वो आपने बनानी है जिसका स्क्वायर बन सकता है। तो दूसरी क्योंकि m की पावर 4 का तो होल स्क्वायर हमने बना लिया, दूसरी हम m वाली कंसीडर नहीं कर सकते, यानी m स्क्वायर वाली टर्म हम कंसीडर स्क्वायर के लिए नहीं कर सकते। और उसके बाद एक ही ऑप्शन है हमारे पास 1, तो वो हम 1 कंसीडर करेंगे। देखिए हमारे पास क्या हो गया, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप इन दो टर्म्स को मैं देखता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह यानी m स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 की ये हमारे पास 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी b की। ठीक है जी, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास आ गया m का स्क्वायर, प्लस b की जगह हमारे पास क्या आ गया जी 1 का स्क्वायर। अब देखें अगर हमने फॉर्मूला क्लोज करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a की जगह हमारे पास क्या है m स्क्वायर और m स्क्वायर आ गया, और b की जगह हमारे पास क्या है 1 और 1 आ गया। ये वाली चीज मैंने खुद से ऐड की है। खुद से क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्लोज करना था, फॉर्मूले की फॉर्म बनानी थी। तो याद रखें जो भी चीज आप खुद से ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2 इंटू एम स्क्वायर और 1 हमने खुद से ऐड किया, इसी चीज को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में मसला ये है कि यहाँ पे एक खुद से भी एम स्क्वायर था, तो ये एम स्क्वायर अभी हमने कहीं पे भी नहीं लिखा। तो जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको आप एंड पे ले जाएंगे, उसको आपने मिस नहीं कर देना। अगर आप मिस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो अगेन सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आपने जिन दो टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है उन दो टर्म्स का स्क्वायर बनाएं। अगर दो से ज्यादा टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है तो आपने एक जैसी टर्म्स का स्क्वायर नहीं बनाना। जैसे 2m वाली टर्म्स हैं तो 2m वाली टर्म्स का स्क्वायर नहीं बनाएंगे, एक m वाली का बनाएंगे और एक बगैर m वाली का बनाएंगे। सो यहाँ पे पहला m की पावर 4 का स्क्वायर बना लिया, m स्क्वायर का स्क्वायर एक स्क्वायर वाली टर्म होगी। दूसरा हमारे पास 1 है तो 1 का भी स्क्वायर बना लिया, ये भी दूसरी टर्म हमारी स्क्वायर वाली होगी। तो अब इन दो को कंसीडर करके आपने फॉर्मूला क्लोज करना है। m स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 2 a की जगह m स्क्वायर और b की जगह 1। ये खुद से ऐड करेंगे फॉर्मूला क्लोज करने के लिए और उससे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास m स्क्वायर भी था, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा m स्क्वायर कहीं पे वो नहीं लिखा और उसको आप क्या करें एंड पे ले जाएं। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये वाली जो 3 टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक जो 3 टर्म्स है ये आपका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। कैसे, a की जगह m स्क्वायर और b की जगह हमारे पास 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दो टर्म्स को देखें -2 और +1। यहाँ पे m स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो -2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -m स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। a की जगह हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 और b की जगह हमारे पास m आ जाएगा। सो a प्लस b यानी m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इंटू a माइनस b, a की जगह m स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस m। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ।